नमस्कार। गोल गुरु एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम आधुनिक भारत का इतिहास तैयार कर रहे हैं, जिसमें कि हमने पहली क्लास में एक आधुनिक भारत के इतिहास का पूरा रोड मैप तैयार कर लिया, जिसमें से काफ़ी क्वेश्चंस निकलते हैं और आसानी से चीज़ें हो जाएगी। आपने पहले की क्लास में ये चीज़ देख रखी है। आज हम उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आधुनिक भारत के इतिहास को बहुत सिंपल सिंपल चरणों में करेंगे, जिससे कि जब तक हमारी 3-4 क्लास में आधुनिक भारत का इतिहास पूरा तैयार होगा, हमें सारी चीज़ें अच्छे से याद होगी और जो सिंपल इजी और फैक्चुअल अच्छे क्वेश्चन होते हैं वो सारे के सारे हम कवर कर लेंगे। तो आज आधुनिक भारत के इतिहास में हम गवर्नर जनरल, जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर गवर्नर जनरल के टाइम में कुछ क्या चीजें हुई, उसके अलावा वाइसराय, उसके अलावा कांग्रेस के मुख्य अधिवेशन, अधिवेशनों के बारे में बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो कुछ कल हमने जब टाइमलाइन पढ़ी थी तो उसमें हमने लगभग लगभग 8-9 अधिवेशन तैयार कर लिए थे। उसके अलावा 10-12 अधिवेशन अभी इंपॉर्टेंट है, वो तैयार कर लेंगे। उसमें से अगर एमसीक्यू में कोई क्वेश्चन आता भी है तो वो चीज़ तैयार कर लेंगे। तो चलो हम अपनी क्लास शुरू करते हैं आज की। सबसे पहले गवर्नर जनरल और वाइसराय दो चीज थी। सबसे पहले जब हमने कल देखा था कि 1864 में बक्सर का युद्ध हुआ, उसके बाद में भारत में एक तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। तो सबसे पहले उस टाइम बंगाल का गवर्नर आया था, जो रॉबर्ट क्लाइव को बनाया था। उसके बाद में जैसे जैसे बंगाल पे इन्होंने कब्जा किया और उसके बाद व्यापार करने लगे, तो एक तरह से कंपनी घाटे में, कंपनी फायदे में रहने लगी, कंपनी के कर्मचारी थे वो फायदे में रहने लगे और कंपनी घाटे में रहने लगी। इसलिए इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कुछ एक्ट निकाले। तो सबसे पहला एक्ट आया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसमें क्या किया कि एक तो कंपनी के जो अधिकारी थे उनके निजी व्यापार को प्रतिबंधित किया गया। दूसरी चीज़ थी उसके अंदर कि बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दिया गया। तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल सबसे पहले था उसका नाम था, बंगाल का गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, और बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसका सबसे जो नाम था वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। उसके बाद में 1773 से चीजें चली। उसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट आया। 1833 के चार्टर एक्ट से उसको कह देते हैं कि 1833 के चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगर वो भारत का पहला गवर्नर जनरल था तो बंगाल का लास्ट गवर्नर जनरल भी वही होगा। तो बंगाल का लास्ट गवर्नर जनरल और भारत का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में 1857 की क्रांति हुई और 1858 का भारत शासन अधिनियम आया। भारत उसके अंतर्गत क्या किया गया कि बंगाल जो भारत का गवर्नर जनरल था उसका नाम चेंज करके और भारत का जो वाइसराय कर दिया गया। उसके साथ में एक भारत का राज्य सचिव नाम से भी नया एक पद की स्थापना करी गई। इसीलिए हम देखते हैं कि 1909 का जो एक था उसको हम मार्ले मिंटो कहते हैं, जिसमें मिंटो वाइसराय था, मार्ले जो था राज्य सचिव था। उसके अलावा 1919 का जो एक था उसको मोंटेगू चेम्सफोर्ड कहते हैं। तो 1773 के एक्ट से बंगाल का गवर्नर जनरल, 1833 के एक्ट से भारत का गवर्नर जनरल जो विलियम बेंटिंग था, और उसके बाद में 1858 के एक्ट से भारत का वाइसराय कर दिया। जो कि भारत का लास्ट गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, वही भारत का पहला वाइसराय था जिसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। ये चीजें हमने तैयार कर ली यहाँ पे। उसके बाद में अगली स्लाइड में चलते हैं। उसके बाद में हम गवर्नर जनरल से तैयार करते हैं। तो सबसे पहले जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स, जो कि बंगाल के पहले गवर्नर जनरल भी थे। इनका टेन्यूर था 1774 से 1785 में। इसके टाइम क्या हुई कि राजधानी जो कलकत्ता है वो राजधानी बनाई गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी राजधानी बनाई 1772 में। और वॉरेन हेस्टिंग्स पर संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया। एकमात्र गवर्नर जनरल या वाइसराय था जिस पर ब्रिटेन की संसद ने महाभियोग चलाया। तो इनके दो दो चीजें 1772 में जो कलकत्ता को राजधानी बनाया गया। आगे हम चीज पढ़ेंगे कि 1911 में दिल्ली को राजधानी बना दिया गया। तो 1772 में कलकत्ता और 1911 में दिल्ली को राजधानी बनाया गया। उसके बाद में लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे दो चीजें होती है। एक तो इनको सिविल सर्विसेज का जन्मदाता कहा जाता है भारत में। दूसरी चीज, लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे एक कॉर्नवालिस कोड था जो न्यायिक सुधारों के लिए था। ये बहुत फेमस है कि कॉर्नवालिस कोड। उसके बाद में बंगाल में एक स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था चालू की गई, परमानेंट सेटलमेंट, जिसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस की मदद की थी जॉन शोर ने, जो बाद में इनके कॉर्नवालिस के बाद में भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल भी रहे थे। और स्थायी बंदोबस्त लैंड से रिलेटेड था कि भूमि पर लगान वगैरह, क्योंकि जो कृषि थी वो भारत की मुख्य चीज थी जिससे सबसे ज्यादा इनकम होती थी। और भारत उस टाइम सोने की चिड़िया में भी महत्वपूर्ण योगदान कृषि का ही था। इसलिए वो लगान की परंपरा चालू हुई, जो 1 गुना लगान, 2 गुना लगान, 3 गुना लगान जैसी प्रोसेस चलती रही। उसके बाद में अगला है कि उसके बाद में एक आती है सहायक संधि, जो राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में भी इंपॉर्टेंट है। हम 1818 से 1823 तक सहायक संधियां पढ़ते हैं। कल मैंने बताया था कि राजस्थान की
सारी सहायक संधियां चार्ल्स मेटकोप ने की थी, और डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा की सहायक संधियां जॉन मेलकम ने की थी। तो जो सहायक संधि कॉन्सेप्ट को अच्छे से इंप्लीमेंट करने वाला और लाने वाला जो सबसे पहले था, वो था लॉर्ड वेलेस्ली। इसने सहायक संधि को लाया और सबसे पहले सहायक संधि हैदराबाद के साथ की। अब सहायक संधि में होता क्या था कि पहले एक अच्छी सी दोस्ती रखते थे कि हम आपकी मदद करेंगे, आपके शत्रु आक्रमण करेंगे, हाँ, आपका साथ देंगे, और धीरे धीरे उस राज्य को इस तरह से कमजोर बना देते थे कि जब भी आक्रमण, वो राज्य कमजोर होता उस पर अटैक करके धीरे धीरे उस राज्य पर अपना कंट्रोल कर लेते थे। उसके बाद में लॉर्ड मिंटो एक प्रथम, ये एक द्वितीय भी आएगा जो 1900 के बाद में आएगा। लॉर्ड मिंटो प्रथम के साथ में एक ही चीज है कि अमृतसर की संधि, रणजीत सिंह जो सिख डायनेस्टी थे उसमें बहुत इंपॉर्टेंट राजा थे। उसके बाद में लॉर्ड हेस्टिंग्स आते हैं। इनका कार्यकाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि सहायक संधि लागू करने वाला, लाने वाले थे लॉर्ड वेलेस्ली, हमने पहले देखा, पर सहायक संधि को ढंग से इंप्लीमेंट करने वाले वो थे लॉर्ड हेस्टिंग्स, जिसमें से इन्होंने एंग्लो नेपाल युद्ध किया, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज है कि सगोली की संधि या सागोली की संधि है वो होती है। उसके अलावा हमने 1813 से 23 में और भी बहुत सारी चीजें देखी थी, मराठों के साथ संधि वगैरह की। और उसके अलावा एक रेतवाड़ी, जैसे हमने कॉर्नवालिस के टाइम पे पढ़ा था कि स्थायी बंदोबस्त वो था बंगाल में चालू हुआ था, उसी तरह रेतवाड़ी भी एक भूमि से संबंधित बंदोबस्त है जो कि दक्षिणी भारत में चालू हुआ था, मद्रास बॉम्बे साइड में, और इसमें मदद की थी थॉमस मुनरो ने, जबकि स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट में मदद की थी जॉन शोर ने। उसके बाद में एक लॉर्ड एम्स्टेड है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल और केवल इसलिए इसको लिखा है कि भरतपुर का जो अधिग्रहण है ना वो इसके टाइम पे हुआ था। तो भरतपुर का अधिग्रहण 1826 में हुआ, और उस टाइम जो थे बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड एम्स्टेड थे। उसके बाद में एक बहुत जो हम पढ़ते हैं शुरू से जानते हैं कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग बंगाल के गवर्नर जनरल थे लास्ट, और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी यही बने थे, क्योंकि 1833 के चार्टर एक्ट के बाद हमने शुरू में की थी कि उससे बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बन गया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए जाना जाता है वो एक है सती प्रथा और एक है ठगी प्रथा। ठगी प्रथा जो अभी के टाइम चलती है, ठग वगैरह वो नहीं, उस टाइम पे जो यात्री वगैरह या व्यापारी वगैरह जाते थे उनको लूटते थे, तो इस ठगी प्रथा का दमन किया। और उसको जो ठगी प्रथा का जिस अंग्रेज अधिकारी ने दमन किया उसका नाम था ठगी सलीमन, मतलब सलीमन था और उसका फिर नाम ही ठगी सलीमन हो गया। तो ये इन्होंने किया। और सती प्रथा के साथ इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ब्रह्म समाज का नाम भी जुड़ता है, राजा राम मोहन राय का भी नाम जुड़ता है। तो सती प्रथा में भारतीय जिस व्यक्ति ने सबसे ज्यादा योगदान दिया वो राजा राम मोहन राय थे। और सती प्रथा 1829 में भारत में प्रतिबंधित की गई थी, उस टाइम पे लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। इसके टाइम पे एक मेकाले का शिक्षा पे भी कुछ आया था कि मेकाले की शिक्षा की योजना यहाँ से चालू करी गई, तो एक मेकाले की चीज ऐड कर लेना यहाँ। उसके बाद में लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, एक लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ये था, और एक लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय भी था, वो हम बाद में देखेंगे। प्रथम के केस में दो ही चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो बालिका हत्या और एक नर बलि पर रोक, क्योंकि हमारे सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन भी अलग से है, बड़ा टॉपिक है। तो जिस जिस अंग्रेज अधिकारी या गवर्नर के कार्यकाल में ऐसी कुछ चीजें हुई है तो उस चीजों को हम इन पे आगे नोट करते जाएंगे। उसके बाद में सबसे हमने लॉर्ड विलियम बेंटिंग का नाम सबने सुना, उसके अलावा लॉर्ड डलहौजी का नाम बहुत सुना है। तो लॉर्ड डलहौजी ने अपने कार्यकाल में बहुत सारी, सबसे पहले उन्होंने व्यक्तिगत का सिद्धांत दिया जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स कहते हैं। उसके अंदर सहायक संधि में क्या होता था कि उस राज्य के साथ एक संबंध बनाते थे कि हम आपके मित्र अगर आप पे अटैक करेंगे या दुश्मन आप अटैक करेंगे तो हम आपकी सहायता करेंगे, ऐसी ऐसी चीज होती थी उसमें। परंतु व्यक्तिगत के सिद्धांत पे क्या था कि जिस भी राजा का कोई पुत्र नहीं होता था तो उसको ये अपने में मिला लेते थे। उसमें 2-3 तरह की रियासतें थी, उतने डिटेल में हम जाएंगे नहीं। तो व्यक्तिगत के सिद्धांत पे कई बार ये सीक्वेंस पूछी जाती है। तो व्यक्तिगत का सिद्धांत है डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स का करके, ब्रिटिश रियासत में, ब्रिटिश भारत में किन रियासतों को मिलाया गया, तो सतारा, जैतपुर, संबलपुर और एक उदयपुर भी 1852 इसको भी मिलाया गया था। परंतु बाद में ये ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल में चली गई थी, इसको कैंसिल कर दिया गया था, परंतु 1852 में। उसके अलावा झांसी, हम सबको पता है झांसी की रानी, 1857 की क्रांति सब पढ़ते हैं। उसके बाद में नागपुर और अवध का भी हमें पता है, अवध से चीजें थी। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज है कि चार्ल्स वुड का डिस्पैच था शिक्षा से संबंधित, जिसे अंग्रेजी शिक्षा का भारत में मेग्ना कार्टा कहा जाता है। तो मेग्ना कार्टा, चार्ल्स वुड का डिस्पैच 1854, ये इंपॉर्टेंट 1835 में मेकाले का आया था। उसके अलावा डलहौजी का सबसे इंपॉर्टेंट काम था, एक रेलवे था, एक डाक था और टेलीग्राफ था। रेलवे के केस में सबसे पहले उन्होंने रेलवे चालू करी। रेलवे ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत भूमिका निभाई। उसने एक दूसरे प्रांतों को आपस में जोड़ा, जिसमें राष्ट्रीयता की भावना जगी, लोग एक दूसरे से जुड़ने लगे और पता चला कि हर प्रांत हर भाग भारत का अंग्रेजों की जो शोषण है उससे प्रताड़ित है। तो 2 रेलवे लाइन, ये तो हम सब पढ़ते हैं कि मुंबई से ठाणे, पर कई बार क्या होता है कि आजकल क्वेश्चन सेकंड से भी आते हैं कि
पहली रेलवे लाइन ये थी तो दूसरी कौन सी थी, तो वो चीज़ है कि 1854 में दूसरी रेलवे लाइन डाली गई थी, वो थी कलकत्ता से रानीगंज। उसके अलावा टेलीग्राफ और डाक सुधार भी किए थे। अब ये टेलीग्राफ और डाक सुधार वो चीज़ है कि 1857 की क्रांति बहुत बड़े पैमाने पे हुई थी। उसकी कुछ कारण थे कि एक तो वो एक साथ शुरू नहीं हो पाई, इसलिए वो सक्सेसफुल नहीं हो गए। दूसरी, अंग्रेजों को उस क्रांति में दबाने में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने मदद की थी वो थी डाक और टेलीग्राफ। इस चीज़ ने अंग्रेजों की बहुत मदद की, तो इसकी स्थापना लॉर्ड डलहौजी ने किया। और सबसे मैंने कहा था कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है, तो हमें ये चीज़ें देखनी पड़ेगी कि किस किस अंग्रेज अधिकारी के टेन्यूर में या किस किस ने उन चीज़ों को बढ़ावा दिया जो कि सामाजिक सुधार थे हमारे। तो हमने सती प्रथा और ठगी प्रथा का लॉर्ड विलियम बेंटिंग से पढ़ा। उसी तरह हम विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो 1856 में आया था, ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे आया था। और इसमें जो विधवा पुनर्विवाह में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी जो भारतीय था, जैसे सती प्रथा में राजा राम मोहन राय थे, उसी तरह विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के लिए सबसे ज्यादा जो जाना जाता है वो जाना जाता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर को। विधवा पुनर्विवाह के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सती प्रथा के लिए राजा राम मोहन राय, विधवा पुनर्विवाह के टाइम जो थे लॉर्ड डलहौजी, और जो अपने सती प्रथा के टाइम थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। उसके बाद में ये 1856 से 62 का कार्यकाल था। पर इसके टाइम एक चीज बताई थी पहली स्लाइड में कि 1858 का भारत शासन अधिनियम आया गया था। उस भारत शासन अधिनियम से भारत के गवर्नर जनरल का नाम चेंज करके कर दिया गया भारत का वायसराय। तो भारत का प्रथम वायसराय जो था वो लॉर्ड कैनिंग था, 1858 से था। तो भारत का लास्ट गवर्नर जनरल कौन होगा, वही लॉर्ड कैनिंग होगा, और भारत का प्रथम वायसराय भी ये होगा। इस टाइम एक श्वेत विद्रोह हुआ था 1857 से 59 में, ये यूरोपियन सेना ने किया था। एक फैक्ट है कि श्वेत विद्रोह कब हुआ था, तो 1857 से, और कौन, यूरोपियन सेना ने किया था। और 1857 की क्रांति के समय गवर्नर कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। उसके बाद में लॉर्ड मेयो का इसलिए डाला गया क्योंकि अजमेर की जो मेयो कॉलेज है ये इन्हीं के कार्यकाल में बनी। तो लॉर्ड मेयो कौन सा था कि 1869 से 72 था। और एक हम जनगणना भी जब भी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में जनगणना पढ़ते हैं, या जो इंडियन ज्योग्राफी या राजस्थान ज्योग्राफी में भी सेंसस वगैरह पढ़ते हैं, तो उसमें हम एक चीज़ हमेशा नोटिस करते हैं या कहते हैं कि भारत में प्रथम जनगणना कब हुई। तो भारत में प्रथम जनगणना तो 1871 में हुई, ये तो लगभग पता रहता है। परंतु उस टाइम पे भारत के वायसराय कौन थे, वो थे लॉर्ड मेयो। और ये 1857 की क्रांति के टाइम बहुत ही बड़ा, एक तरह से हम भारत का स्वतंत्र आंदोलन कह सकते। उसकी याद में कल की क्लास में था कि एक गद्दर नाम का समाचार पत्र चलता था, उसी गद्दर को लाला हरदयाल वगैरह निकालते थे। गद्दर पार्टी की स्थापना हुई अमेरिका में, हुई सैन फ्रांसिस्को में गद्दर पार्टी की स्थापना हुई, गद्दर मूवमेंट हुआ था। ये क्रांतिकारी संगठन में हम थोड़ा सा डिटेल में और देख लेंगे। उसके बाद में दो अधिकारी आए थे, एक तो लॉर्ड लिटन आए थे, आए थे लॉर्ड रिपन। रिपन एक लिबरल प्रवृत्ति के अधिकारी थे, और लिटन थे वो थोड़े स्ट्रिक्ट थे। उन्होंने बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज की थी। उसमें क्या होता कि 1877 के अंदर भारत में एक भयंकर अकाल पड़ा। उस अकाल की समीक्षा के लिए स्ट्रेटेजी आयोग आया। अब अकाल के दौरान ही 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। अब हम 3 दिल्ली दरबार पढ़ेंगे, एक तो 1877, एक हम दिल्ली दरबार की बात करेंगे 1903। 1903 के दिल्ली दरबार में राजस्थान से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मेवाड़ के जो महाराणा भूपाल सिंह थे वो दिल्ली दरबार में जा रहे थे। तो अपने जो केसरी सिंह बारट है उन्होंने चेतावनी रे सोरठिया, जिसे चेतावनी रे चुंगटिया कहते हैं, वो उन्हें लिख के दिए थे। और वो कौन सी भाषा में थे, वो डिंगल भाषा में थे। वो चेतावनी रे सोरठिया लिख के दिए थे। उसके बाद में जो मेवाड़ के महाराणा थे उन्होंने दिल्ली दरबार में भाग नहीं लिया। और एक दिल्ली दरबार होता है 1911 में। 1911 के दिल्ली दरबार में कलकत्ता से भारत की राजधानी दिल्ली कर दी गई। कलकत्ता राजधानी कब की गई थी, हमने पढ़ा था 1772 के अंतर्गत। तो 1911 में ये हो गए, ये 3 हो गए। तो इस टाइम क्या हुआ था कि जब अकाल पड़ा और दिल्ली दरबार जैसा आयोजन किया जिसमें महारानी विक्टोरिया ने ये महारानी विक्टोरिया है, इन्होंने केसरे हिंद की उपाधि धारण की महारानी विक्टोरिया ने। ठीक है। उसके बाद में पर इस दिल्ली दरबार में बहुत ज़्यादा खर्चा किया गया। तो जो देशी समाचार पत्र थे वो बहुत ज़्यादा मुखर थे। उन्होंने कहा था कि जब आप पे इतना मतलब अकाल की वजह से देश की ऐसी स्थिति है और उस वक्त में आप दिल्ली दरबार का आयोजन कर रहे हो, तो उन्होंने इन नीतियों का विरोध किया। तो उसके लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो हमने कल कहा था वो 1878 में आया था कि देशी समाचार पत्रों को कैसे भी करके उनकी आवाज़ को दबाया जाए या बंद किया जाए। तो जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, ये ऐसी चीज़ें हुई, तो उस टाइम हमने बताया था कि अमृत बाजार पत्रिका थी जो रातों रात अंग्रेजी में कन्वर्ट हो गई थी, दिल्ली दरबार। उसके बाद में लॉर्ड रिपन, इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था। लॉर्ड रिपन ने क्या करा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को एकदम क्लोज कर दिया। उसके अलावा लॉर्ड रिपन प्रथम कारखाना अधिनियम भी लाया। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इल्बर्ट बिल विवाद। पहले ऐसा होता था कि कोई भी भारतीयों पे मुकदमा चलता था तो यूरोपियन जज भी होते थे, भारतीय जज भी होते थे। परंतु अगर किसी यूरोपियन अधिकारी पे भारत में मुकदमा चलता था तो उसकी सुनवाई केवल और केवल यूरोपियन जज ही करते थे। परंतु
ये लॉर्ड रिपन ने कहा था कि एक समानता की बात करते हैं, और अगर यूरोपियन अधिकारी पे कोई मुकदमा चलता है तो उसमें भारतीय जज भी हो सकते हैं। परंतु इस चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा विवाद हुआ, अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा इसका विरोध किया, बाद में ये बिल वापस लेना पड़ा। तो इससे एक भारतीय आंदोलनकारी या भारतीय जनता को एक चीज़ समझ में आ गई कि हाँ, अगर हम अंग्रेजों से समानता की उम्मीद कर रहे हैं ना, तो वो हमें कभी भी नहीं मिल सकती। तो इसलिए इल्बर्ट बिल विवाद वही संबंधित था कि भाई भारतीय भी अंग्रेजी अधिकारियों की मामलों में जज हो सके, परंतु इसको बाद में कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद में लॉर्ड डफरिन के साथ कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं, इतना है कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तब भारत के वाइसरॉय कौन थे, वो थे लॉर्ड डफरिन। उसके अलावा लॉर्ड लैंसडाउन। अब हम जैसे रेड क्लिफ आयोग पढ़ते हैं भारत पाकिस्तान के बीच में सीमा निर्धारण के लिए, उसी तरह भारत और अफगानिस्तान के बीच में भी सीमा निर्धारण के लिए एक आयोग था जिसका नाम था डूरंड आयोग। और डूरंड आयोग भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करता है। भारत और अफगानिस्तान के बीच जो ये डूरंड आयोग है, ये सीमा का निर्धारण करता है, ठीक है। तो ये डूरंड आयोग हो गया, वो रेड क्लिफ हो गया। उसके बाद में लॉर्ड एलिंगन। डफरिन केवल आईएनसी के लिए हमें याद करना कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के समय वो भारत के वॉइसरॉय थे। उसी तरह लॉर्ड एलिंगन आते हैं, द्वितीय आते हैं। इनका टाइम पीरियड कुछ याद नहीं रखना। एक था कि 1897 में पूना में प्लेग हुआ था, उसमें चापेकर बंधु थे जिन्होंने एक कमिश्नर थी उसकी गोली मार के, अंग्रेज अधिकारी थे उनकी गोली मार के अधिकारी करती गई। और ये दामोदर हरि चापेकर, वासुदेव हरि चापेकर, ये तीन भाई थे, तो चापेकर बंधु से ये है। उसके अलावा उसके बाद में आते हैं लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 का कार्यकाल रहा। लॉर्ड कर्जन को हम केवल और केवल बंगाल विभाजन के लिए जानते हैं, जो कि बहुत बड़ी चीज़ थी कि उस टाइम पे भारतीय राष्ट्रीयता का सबसे बड़ा केंद्र बंगाल था। तो एक तरह से उन्होंने कहा था कि हम बंगाल का विभाजन प्रशासनिक कारणों से कर रहे हैं, परंतु बंगाल का विभाजन प्रशासनिक कारणों से नहीं था। उसने बंगाल को भाषा और धर्म के आधार पर विभक्त कर दिया था, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन के टाइम एक विश्वविद्यालय अधिनियम आया। एक कर्जन और किचनर विवाद भी हुआ था। इल्बर्ट बिल विवाद होता लॉर्ड रिपन के टाइम, और कर्जन और किचनर विवाद जो हुआ था उसमें यह था कि कर्जन तो अपना वायसराय था, और किचनर था वो जो कमांडर इन चीफ था, सेना का प्रमुख था, वो चीज़ें अपने कंट्रोल में ले लेना चाहता था, कर्जन अपने कंट्रोल में ले लेना चाहता था। तो इस तरह से इनके बीच में डिस्प्यूट हुए। उसके बाद में बंगाल विभाजन कल हमने पढ़ाई था 1905 में हुआ। उसके बाद 3 सेशन में 1906 के सेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की पहली बार बात की, पूर्ण स्वराज की बात 1929 के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। उसके बाद में जैसे अफगानिस्तान के लिए यंग हस्बैंड मिशन, पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ आयोग, उसी तरह तिब्बत में भी एक अफगानिस्तान के साथ डूरंड आयोग और तिब्बत के साथ यंग हस्बैंड मिशन हुआ था, वो 1904 में हुआ था। उसके बाद में मोर्ले मिंटो द्वितीय था 1905 या 10 में। अब इसके टाइम मुस्लिम लीग, कल भी हमने बताया था, आज भी बताया कि कल मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी। नवाब सलीमुल्लाह उसमें महत्वपूर्ण रोल था। उसके अलावा एक व्यक्ति आज हम और ऐड कर रहे हैं जो कि मुस्लिम लीग की स्थापना में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उनका नाम था सर आगा खां, और ये प्रथम सेशन के अध्यक्ष भी थे मुस्लिम लीग के। उसके बाद में आते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। मैंने कहा पहले पढ़ लिया, अब लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पढ़ते हैं। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का क्या है कि इसके टाइम दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। दिल्ली दरबार हमने पढ़ा कि एक तो लगभग 1877 में हुआ, ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका वाला। उसके बाद में एक 1903 में हुआ जिसमें हम केसरी सिंह भारत ने जो चेतावनी सोरठी डिंगल भाषा में दिए थे। और अब एक 1911 में हुआ, और 1911 में दिल्ली की राजधानी घोषणा कर दी, बंगाल विभाजन रद्द किया गया। इस दिल्ली दरबार से क्या किया गया, जो बंगाल का विभाजन था, बंगाल जो विभाजन था वो कर दिया गया रद्द। बंगाल विभाजन रद्द कर दिया, दिल्ली को राजधानी बनाएगी। और एक आरएमएस ईस्वी में एक बार क्वेश्चन पूछा होगा कि हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई, तो हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई, और किसने की थी, मदन मोहन मालवीय ने। अब दिल्ली दरबार, और इस टाइम जब लॉर्ड होर्डिंग थे, इस टाइम पे एक घटना हुई थी, वो हुई थी कि दिल्ली में बम फेंका गया था लॉर्ड होर्डिंग पे। वो बड़ी कॉन्स्पिरेंसी केस थी, उसमें रास बिहारी बोस, सचिंद्र नाथ सन्याल का नाम था। पर इस चीज को हम इसलिए बताने कि राजस्थान से 2 क्रांतिकारियों का नाम था, जिनमें एक क्रांतिकारी थे अर्जुन लाल सेठी और एक थे जोरावर सिंह भारत, जिन्होंने जोरावर सिंह भारत इस केस में पकड़े नहीं गए, और बाद में उन्होंने अपना नाम अमरदास वैरागी कर लिया था। तो राजस्थान से दिल्ली जो कॉन्स्पिरेंसी केस है, दिल्ली षड्यंत्र कांड भी कहा जाता है, जिसमें लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंका गया था, उसमें राजस्थान से 2 व्यक्ति थे, एक तो अर्जुन लाल सेठी थे, दूसरे थे जोरावर सिंह भारत, जिन्होंने बाद में अपना नाम अमरदास वैरागी कर लिया था। उसके बाद में लॉर्ड चेम्सफोर्ड है। चेम्सफोर्ड में जैसे 1909 में मार्ले मिंटो अधिवेशन आता है, अधिनियम आता है, उसी तरह लॉर्ड चेम्सफोर्ड भी वाइसराय थे 1916 से 21 में। अब कल हमने पढ़ी टाइमलाइन, तो 1621 में क्या क्या घटनाएं हुई। 1621 में 17 में चंपारण हुई, 18 में अहमदाबाद हुआ, 18 में खेड़ाका हुआ,
1916-17 में होम रूल लीग आंदोलन हुआ, रोलेट एक्ट हुआ, उसके अलावा असहयोग आंदोलन हुआ। ये सारे के सारे जो घटनाएं ये लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुई, मोंटेगू चैम्सफोर्ड। और इसके टाइम एक चीज़ और हुई, हम कुछ जैसे कई जैसे प्रथम भारतीय कौन थे जो वाइस सिविल सर्वेंट बने, प्रथम भारतीय कौन थे जो वाइसराय की कार्यकारिणी में सदस्य बने, उसके अलावा प्रथम भारतीय कौन थे केंद्रीय विधान परिषद के अध्यक्ष थे, वो कल की क्लास में बताया हुआ है, वो आप कल की क्लास में देख के और एक बार रिकॉल कर लेना। उसके अलावा गवर्नर, अंग्रेज अलग अलग, जैसे इस टाइम भारत का वाइसराय इंपॉर्टेंट था, मेन पावर उसी के अंडर में थी, परंतु अलग अलग जो प्रांत थे उन्होंने गवर्नर भी बनाए, तो वहाँ पे सारे गवर्नर अंग्रेज थे। पर पहली बार एक एसपी सिन्हा भारतीय को गवर्नर बनाया, और प्रथम भारतीय थे बिहार का गवर्नर बनाया लॉर्ड चैम्सफोर्ड के टाइम पे। उसके बाद में लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे उसने चीज़ों को ढंग से रीड नहीं किया, इसलिए क्रांतिकारी गतिविधियां हुई और चोरी चोरा कांड हुआ, जो हमने कल बताया था। कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को, और 11 फरवरी 1922 को बरदौली से, कल 1 फरवरी था उसको 11 फरवरी कर लेना, 11 फरवरी 1922 से बरदौली से गांधी जी ने कहा था कि हम सविनय अवज्ञा चालू करेंगे। उससे पहले चोरी चोरा कांड हो गया, ये चोरी चोरा कांड के 100 साल की अभी हुआ था, उसमें लगे गोरखपुर के आसपास की है, और इस कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस कर दिया। तो चोरी चोरा जो ये हुआ था ये 4 फरवरी 1922 को हुआ था। 12 फरवरी 1922 को, 11 फरवरी बरदौली से इन्होंने कहा था कि हम सविनय असहयोग का अगला चरण सविनय अवज्ञा करेंगे, 12 फरवरी को ये कर दिया था। चोरी चोरा कांड 4 फरवरी। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट अधिकारी और आता है लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल 1926-31 में था। इसमें हमने देखा था साइमन कमीशन थी, नेहरू रिपोर्ट थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन था, दांडी मार्च था, इरविन की जो दीपावली घोषणा थी, ऐसी चीजें थी। उसमें साइमन कमीशन का बहिष्कार 1927 में किया। अब साइमन कमीशन 7 सदस्य मेंबर था जिसमें कोई भी भारतीय नहीं था। तो जब साइमन कमीशन आया और 1927 का कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन हुआ, उसमें कहा गया कि हम साइमन कमीशन का बहिष्कार करेंगे। तो नारे लगे थे साइमन गो बैक। और इसी साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाठियों की चोट की वजह से लाला लाजपत राय शहादत प्राप्त कर गए, और उसी लाला लाजपत राय की शहादत का बदला लेने के लिए सैंडर्स, जो लोहार कॉन्स्पिरेंसी केस है जिसमें भगत सिंह को पकड़ा गया था, लोहार षड्यंत्र कांड, वो सैंडर्स को गोली मारी थी, वो लाला लाजपत राय पे लाठी चार्ज किया उसी चीज का बदला लेने के लिए। नेहरू रिपोर्ट हमने कल बताई दी थी, 1929 में लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज कल बता दिया था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। अब कल इतना ही बताया था कि गोलमेज सम्मेलन 3 है, 1930, 1931 और 1932। बी.आर. अम्बेडकर एकमात्र वो थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। कांग्रेस ने 1930 के गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया, कांग्रेस ने 1932 के गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया, कांग्रेस ने केवल और केवल 1931 के गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, और उसमें कांग्रेस के केवल और केवल एक ही प्रतिनिधि थे जिन्होंने 1931 के गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, और वो थे महात्मा गांधी, जिन्होंने एकमात्र। तो कांग्रेस ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, पहले और तीसरे गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया। उसके अलावा गांधी इरविन समझौता हमने बताया था कि 5 जनवरी 1931 को हुआ था, 23 जनवरी को भगत सिंह को फांसी दी गई, 23 मार्च को और 31 मार्च को क्रांति अधिवेशन हुआ जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिसमें मूल अधिकारों जैसी बातें की गई थी, ये कल हमने बता दिया था। उसके अलावा एक बटलर समिति है, बटलर समिति को यहाँ इसलिए डाला गया कि भारत राजस्थान में रियासतें थी, तो बटलर समिति इसीलिए थी कि अंग्रेजों या ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों का भारतीय रियासतों के साथ कैसे संबंध हो, उसके लिए बटलर समिति, तो देसी रियासतों के साथ संबंधों को लेकर बटलर समिति थी। उसके बाद में लॉर्ड विलिंगटन आए, इरविन ने कुछ समझौते किए थे, बातें की थी, ये विलिंगटन आते उन चीज़ों को कैंसिल कर दिया या वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई, इसलिए 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण भी कहा जाता है कि वापस शुरू हुआ। इसके टाइम हमने कल पता था कि एक तो सांप्रदायिक घोषणा हुई थी, एक पुनः समझौता हुआ था, जिसमें जैसे प्रत्येक मुसलमानों के लिए जो निर्वाचन की व्यवस्था थी 1909 के पार्लियामेंट अधिवेशन से कर दी गई थी, इसमें दलितों के लिए भी अलग से कर दी गई थी। इसके लिए गांधी जी ने यरौदा जेल में जो वो था कि यरौदा जेल में गांधी जी ने आमरण अनशन किया। उसके बाद में मदन मोहन मालवीय और कई नेताओं की आपसी कोशिशों से महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच में समझौता हुआ, जिसे पुनः समझौता कहते थे। पहले सांप्रदायिक अवार्ड और उसके बाद में पुनः समझौता, और इसके लिए गांधी जी ने यरौदा जेल में करा था। और इस टाइम पे एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कांग्रेस समाजवाद पार्टी की स्थापना हुई थी 1936 में, जिसमें जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव थे। और एक जैसे हमने अफगानिस्तान के लिए डूरंड आयोग, तिब्बत के लिए यंग हस्बैंड मिशन, उसी तरह बर्मा भारत से कब पृथक हुआ था? ये बर्मा भारत 1935 में होता। जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था उसमें ये चीज थी कि बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया था।
उसके बाद में लॉर्ड लिलिंगटन को, इसके टाइम हमने कल पढ़ी थी कि अगस्त में, एक तो अगस्त प्रस्ताव हुआ, उससे पहले मार्च में पाकिस्तान का जो विचार देने वाला था वो कवि मोहम्मद इकबाल थे। और कल की क्लास में हमने देखा था कि मार्च 1940 में पाकिस्तान प्रस्ताव आया, अगस्त में क्या आया कि अगस्त प्रस्ताव आया। उसके बाद में अक्टूबर 1940 की भी हमने कल बात करी थी, उसमें क्या आया था, उसमें आया था व्यक्तिगत सत्याग्रह। उसमें दो व्यक्तिगत सत्याग्रहों के नाम बताएंगे, वो कल आप जाके अगर क्लास पढ़ी है तो आपको याद होंगे, नहीं होगा तो जाके देख लेना। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे, दूसरे कौन थे, और तीसरे ब्रह्मदत्ता थे। वो कल की क्लास में नहीं, आज बता रहा हूं कि तीसरे कौन थे, पहले दूसरे आप देखना, ठीक है। और इसी टाइम पे क्रिप्स मिशन आया था, क्रिप्स मिशन अनसक्सेसफुल हुआ तो 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की हुई, जिसमें करो या मरो का नारा दिया गया था। और उसके बाद में 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो ओर से सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये लॉर्ड लिलिंगटन के टाइम की बात है। उसके बाद में लॉर्ड वेवल आए थे, जिसमें शिमला समझौता हुआ था, कैबिनेट मिशन हुआ था। उस टाइम पे दो चीज़ और हमने कल देखी थी कि पहले तो हुआ था एक तो देसाई लियाकत सीरोज का गोपालाचारी फॉर्मूला आया था, उसके बाद में एक देसाई लियाकत समझौता भी आया था। उसके बाद में जो भारत की स्वतंत्रता के समय जो भारत के वायसराय थे, बाद में 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया, जिसमें वायसराय का पद खत्म कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे, लास्ट गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का विभाजन हुआ, जिसमें एक रेड क्लिफ आयोग, ये मुस्लिम लीग का क्रांति अधिवेशन, अंग्रेजों को बांटो और वापिस जाओ का नारा दिया था, ये चीज हुई थी 1943 में। ये पिछली स्लाइड में ऐड करना था पर कोई ना, ये 1943 की बात है। और इसमें रेड क्लिफ ने भारत को, रेड क्लिफ आयोग आया जिसमें कोई ग्राउंड पे मेहनत नहीं करी, कागजों में भारत को बांटने का प्रयत्न किया। तो रेड क्लिफ आयोग से सीधी लाइन खींची और भारत को दो पार्ट में बांट दिया गया। जो विभाजन की जो भयंकर घटनाएं होती, बृहस्पति थी, वो हमने देखी है कि विभाजन कितना पीड़ादायक था। उसके बाद में ये हमने लगभग सारे वायसराय देख लिए, गवर्नर जनरल देख लिए, उनके टाइम में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं देख ली थी। कल की क्लास और आज की क्लास को लिंक करोगे तो एक तो चीज़ों का ओवरलैपिंग नहीं है, दूसरी चीज़ हमने इतनी सारी चीज़ें कवर कर ली और इतने ढंग से कर लिए कि एक ऐसे हिस्ट्री पढ़ते तो ऐसा होता है कि डेटा का आउटलोड हो रहा है, तो डेटा का आउटलोड नहीं हो रहा, सीक्वेंस में चीज़ें चलिए, सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है। अब कल की क्लास में किसी कालक्रम की कोई बात करी गई है तो अगर आज वो वायसराय की बात करी गई है तो उसमें वो चीज़ें ऐड नहीं करी गई है, क्योंकि कल की क्लास देखोगे तो आज उस वायसराय का जो भी कार्यकाल या गवर्नर जनरल का होगा तो उसमें वो चीज़ें आ जाएगी कि हाँ ये चीज़ इसमें हुई है, अलग चीज़ थी वो ऐड कर दी गई है। तो 2 3 4 छोटी क्लासों में ज़्यादा बड़ी क्लासें नहीं लेंगे, ना देख पाते हैं और बहुत ज़्यादा बोरिंग भी हो जाता है कई बार। तो छोटी छोटी क्लासों में हम लगभग सारा मटेरियल कर लेंगे, न केवल पटवारी, लगभग सारे एग्जाम में ये सारे फैक्ट आते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें भी जाती है तो भी हमारा क्वेश्चन आराम से निकल जाएगा, एलिमिनेशन मेथड से निकल जाएगा, या जो हम एक्सप्लेन करते हैं उनसे चीज़ें आप अच्छे से समझ पाओगे। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन होते हैं, कम से कम 6 7 अधिवेशन हमने देख लिए। तो सबसे पहला अधिवेशन कल हमने देखा था बम्बई विमोचन चंद्र बनर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो वो केवल कांग्रेस किसी जैसे मुस्लिम लीग थी वो कि एक ही धर्म या एक ही जाति की पार्टी थी, कांग्रेस एक धर्म की नहीं, वो उसने सभी धर्मों का प्रतिनिधित्व किया, सभी तरह के मुद्दे उठाए। और इसका उदाहरण हमें कांग्रेस के पहले 3 से 4 सेशनों में मिल जाता है। और कांग्रेस की स्थापना को लेकर सेफ्टी वॉल, कांग्रेस की स्थापना को सेफ्टी वॉल थ्योरी किसने कहा था ये कल की क्लास में बताया हुआ है। उसके बाद में 1886 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी प्रथम गैर हिंदू, क्योंकि ये पारसी थे, प्रथम गैर हिंदू थे, तो पहले में उमेश चंद्र बनर्जी हिंदू आगे, फिर गैर हिंदू आगे। 1887 के मद्रास सेशन में, 1887 के मद्रास सेशन में सैयद बदरुद्दीन तैयबजी, पहले मुस्लिम तो पहले हिंदू, पहले गैर हिंदू पारसी थे, उसका नाम सैयद बदरुद्दीन तैयबजी। और 1888 के इलाहाबाद सेशन में जॉर्ज यूल, पहले अंग्रेज भी यही थे। उसके अलावा अंग्रेज अधिकारी 4 5 बने थे, 1817 में एनी बेसेंट का हमने कल बता ही दिया था। उसके अलावा 4 5 अंग्रेज अधिकारी बने थे। तो अगर कभी क्वेश्चन आता कि कौन सा अंग्रेज था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं था, तो हम केवल और केवल एक पहला याद रखेंगे जो जॉर्ज यूल था। उसके अलावा 1 2 बार इनकी रीडिंग कर लेंगे तो ऑप्शन में हमें कुछ अलग सा नाम दिखेगा तो हमें पता चल जाएगा ये नहीं था। तो 1888 में जॉर्ज यूल, 1889 में बॉम्बे में सर विलियम वेड बन थे जो 1910 में भी बने थे। उसके अलावा 1894 में अल्फ्रेड वेब थे। 1904 में बॉम्बे के सेशन में सर हेनरी कॉटन थे। ये सारे के सारे आप देख लेना एक बार, 1 2 3 4, और ये 2 बार बन गए, और एक थे एनी बेसेंट। उसके बाद में जो अधिवेशन हुए, ये केवल मैंने अधिवेशन नहीं लिखे हैं क्योंकि चीज़ों की ओवरलैपिंग नहीं करनी है, ये चीज़ हमने कल पढ़ी है कि 1905 का अधिवेशन हुआ था,
कब हुआ था? 1905 का जो अधिवेशन हुआ था गोपाल कृष्ण गोखले, 1906 का अधिवेशन दादा भाई नौरोजी स्वराज, 1907 सूरत स्प्लिट रासबेरी बोस, 1916 सूरत स्प्लिट में जो गरमदल और नरमदल अलग हुए थे वो 1916 में अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में सेशन हुआ था जिसमें वो वापस हो गए। तो 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ, नरमदल और गरमदल में बिल्कुल टेंस माहौल था, और 1916 में अंबिका चरण मजूमदार के बीच में इनमें बिल्कुल सारी चीजों पे सहमति हो गई। उसके बाद में 1909 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। और कई बार क्वेश्चन पूछा कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया, तो इस टाइम सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ कई धर्मपंथियों ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। तो सुरेंद्र नाथ की ब्रिटिश समर्थक प्रवृत्ति के कारण विरोध हुआ और इसने कांग्रेस से समर्थन दे दिया, वो इस्तीफा दे दिया। 1923 का काकीनाडा अधिवेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि कांग्रेस का सबसे कम उम्र का जो अध्यक्ष था वो यहीं से बना था, इनका नाम था मौलाना मोहम्मद अली। 1923 का काकेड़ा अधिवेशन। 1905 से 7 देख लिया, उसके 17 देख लिया, 16 देख लिया, 20 का कल हमने देखा था कि असहयोग आंदोलन के टाइम नागपुर सेशन में वी राघवाचारी थे। उसके बाद में 23 का काकीनाडा था। क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि उसमें मौलाना मोहम्मद अली सबसे कम उम्र के थे। 1924 का इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कि महात्मा गांधी एक ही कांग्रेस के सेशन के अध्यक्ष बने थे 1924 के बेलगांव के। और 1925 क्यों? कि प्रथम महिला इनिबेसेंट 1917, और प्रथम भारतीय महिला जो थी वो सरोजनी नायडू थी, वो 1925 में बनी थी। ये सारी के सारे सेशन कल की क्लास में टाइमलाइन में कवर हो चुके थे। उसके 1924 में बेलगांव में अध्यक्ष महात्मा गांधी। उसके बाद में बीच में से 1929 का देख लिया था हमने, जवाहरलाल नेहरू। 1931 का हमने देख लिया था। 1931 के सेशन में जो अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, मूल अधिकारों की जिसमें बात की गई थी। नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम लाया गया था, राष्ट्रीय आर्थिक योजना। उसके अलावा 1930 और 35 में कांग्रेस के अधिवेशन नहीं हुए थे। उसके अलावा 1941 से 45 तक भी कांग्रेस के अधिवेशन नहीं हुए थे। उसके बाद में 1937 का फैजपुर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू इंपॉर्टेंट इसलिए कि गांव में पहला अधिवेशन हुआ था। 1938 और 39 के हरिपुरा त्रिपुरी अधिवेशन दोनों की हमने बात करी। 38 का जो अधिवेशन था वो इसलिए इंपॉर्टेंट था कि कांग्रेस ने प्रजामंडल आंदोलन को समर्थन किया। 1939 का जो अधिवेशन था वो इसलिए इंपॉर्टेंट था, त्रिपुरी अधिवेशन था, पट्टाभी सीतारामैया और सुभाष चंद्र बोस जीते, फिर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। और दिक्कत यही थी कि सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ये कल की क्लास में चीजें कराई हुई है। और इस 1938 के हरिपुरा जो अधिवेशन थे उसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे। इसमें राष्ट्रीय योजना आयोग का भी गठन किया गया था, और उस राष्ट्रीय योजना आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद में हमने देखा कि 1941 से 45 में अधिवेशन आयोजित नहीं हुए। 1946 में मेरठ में जेबी कृपलानी अधिवेशन हुआ था, जेबी कृपलानी अध्यक्ष बने थे। ये सेशन हम इसलिए देख रहे हैं कि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की आज़ादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी थे। क्योंकि उसके बाद में अगला सेशन सिद्ध 1948 में हुआ। और 1948 का सेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम राजस्थान के एग्जाम्स को फोकस कर रहे हैं। तो अगर मॉडर्न हिस्ट्री में आधुनिक भारत के इतिहास में कहीं भी कोई राजस्थान से संबंधित कोई जानकारी होती है, जुड़े होते हैं, जैसे हम शारदा एक्ट भी पढ़ेंगे धार्मिक समाज सुधार आंदोलन में, जिसमें हरविलास शारदा अजमेर से संबंधित है। तो अगर कोई भी ऐसी घटना होती है जिसमें राजस्थान का थोड़ा बहुत भी इन्वॉल्वमेंट होता है तो वो चीज़ हम ऐड करेंगे। वो कोई भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे कि जहाँ पे राजस्थान का इन्वॉल्वमेंट और वो छोड़ दें। तो जैसे दिल्ली दरबार की बात की थी उसमें केसी सिंह भारत की हमने जिक्र कर दिया था, डिंगल भाषा में लिखा था। तो जयपुर में अधिवेशन हुआ और उसका था पट्टाभी सीतारामैया अध्यक्ष बने थे। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हमारी होगी। तो हमने गवर्नर कर लिए और सारे के सारे वाइसराय कर लिए, और उसके अलावा हमने कांग्रेस के सेशन के लिए। उसके बाद में हम अगली क्लास में एक दो क्लास में प्रमुख क्रांतिकारी संगठन कर लेंगे, मुख्य समाचार पत्र देखेंगे, उसके बाद सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन देखेंगे। उसके अलावा 1857 की क्रांति हुई, 1905 का जो स्वदेशी आंदोलन था, 1920 का असहयोग था, सविनय अवज्ञा था, भारत छोड़ो था। उसके अलावा कोई थोड़ी बहुत और फैक्ट और जानकारी होगी वो हम कंक्लूड कर लेंगे। हम 3 से 4 क्लास में सारी क्लास लगभग 1 घंटे 40 मिनट की होगी, उसमें सारा मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर लेंगे, जो न केवल पटवारी की लगभग सारी की एग्जाम्स में काम आएगी। वो कवर करने के बाद में हम एक रिवीजन क्लास ले लेंगे, और उसके बाद में एक क्वेश्चन की एक अलग से क्लास ले लेंगे, जिससे कि मॉडर्न हिस्ट्री पे एक अच्छी सी कमांड हो जाएगी और आगे कोई दिक्कत नहीं होगी, सारे एग्जामों में काम आएगी। तो इसी के साथ आज की क्लास से विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई, और गोल गुरु एकेडमी के चैनल पे आने और वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद, और आगामी एग्जाम्स जो भी दे रहे हो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।